Okay, this is last class of labor market. We will be inshallah ending it today. Then I will be sending you a 20 marker question. You guys need to watch the video and solve it. Okay. So now we are doing wage differentials कि यार डिफरेंट लोगों को डिफरेंट वेजेस क्यों पे करी जाती है, तो पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ. I have written out some stuff for you. The MRP theory suggests that in perfect labor market, all the laborers are homogeneous, so they are perfectly mobile amongst different occupation. It suggests that an economy having one type of labor and one type job competition would result in a single wage rate for our worker. And in reality, wage rates differs in one or more of the following wages. ठीक है. ये कह रहा है कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सिंस आपके सारे के सारे वर्कर आइडेंटिकल और होमोजीनियस होते हैं और सब ऑक्यूपेशनली ऑक्यूपेशनली और जोग्राफिकली मोबाइल होते हैं और अमंग्स डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो एक परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सारी की सारी लेबर होमोजीनियस और आइडेंटिकल है और सबके सब एक ही काम कर रहे होते हैं. इसलिए कंपटीशन जो है वो नहीं होता है, इसलिए सब वर्कर्स को सिंगल वेज रेट मिलती है. तभी परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्म्स हैं उनको वेज टेकर कहा जाता है. लेकिन रियलिटी के अंदर जो आपकी वेज रेट है ना वो डिफरेंट होती है. अब वो क्यों डिफरेंट होती है उसके रीजंस लिखे हुए हैं. पहला रीजन लिखा हुआ है इनकम वेरी विद द टाइप ऑफ जॉब. भाई एक डॉक्टर है और एक डस्टमैन है, एक सफाई करने वाला है और एक डॉक्टर है. दोनों के काम में फर्क, दोनों के पैसों में फर्क होगा. तो जाहिर सी बात है डॉक्टर जो है वो स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, उसको ज्यादा वेज रेट मिलेगी. और एक डस्टमैन जो होगा उसको कम वेज मिलेगी. ठीक है ना, सिंपल. इसी तरीके से एक कोल माइनर है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर है. कोल माइनर को ज्यादा पैसे मिलते हैं. आपको पता है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया की बात कर रहा हूँ. सर कोल माइनर को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? कोल माइनर को ज्यादा पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसकी जॉब डेंजरस होती है. उसकी जॉब में उसकी लाइफ चले जाएगी. जैसे आपको पता है जो बंदा बुर्ज खलीफा के ग्लास साफ करता है ना, तो उसको पूरा बेल्ट शेल्ट पहन के पूरा लटकना पड़ता है. उसको जैकेट शैकेट दिया जाता है कि अल्लाह ना करे अगर वो गिर जाए तो फिर वो अपने आप को सेव कर सके. तो उसकी जॉब बहुत ज्यादा रिस्की होती है, तो उसकी पे ज्यादा होगी. सही है. इनकम्स वेरी विद द एजुकेशन. यार एक बंदा जिसने सिर्फ ए लेवल्स करा हुआ है और एक बंदा जिसने बीबी एमबीए सीए एसीसीए सीआईएमए फुल क्वालिफाइड है, उसकी जो वेज होगी वो एक सीईओ के बराबर होगी एक कंपनी के. और एक बंदा जिसने ए लेवल्स या फिर मैट्रिक इंटर पास करा है उसकी वेज रेट ऑब्वियसली कम होगी. फिर इनकम जो है ना वो एज के साथ साथ भी वेरी करती है भाई. एक बंदा जब है ना काम करता रहता है ना तो उसकी प्रमोशन होती रहती है, उसका वेज रेट हर साल बढ़ता रहता है. लेकिन जब एक बंदा 40 के पास आ जाता है ना तो उसकी फिर वेज रेट गिरना शुरू होती है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. अब वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा होता है. जैसे कि दुबई के अंदर और जितनी भी मिडल ईस्ट के अंदर कंट्रीज हैं उनके अंदर रूल है कि 50 के बाद आपको रिटायर होना है. मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम का नहीं हो. आप फिर चाहे आपके दादा ने, आपके अब्बा ने, आपकी जितनी पूरी नस्ल है उसने भी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दिया ना तो भी 50 के बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेस्ट ऑफ मनी हो, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी ना. तो इनकम एज के साथ साथ भी वेरी करती है. फिर इनकम वेरीज विद द इयर्स ऑफ ऑन द जॉब. इसका मतलब है लेंथ ऑफ सर्विस. आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्यादा टाइम दिया है तो फिर आपको ज्यादा इनकम मिलेगी. भाई अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सालों से हूं ना तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सारी जिंदगी अपना सारा वक्त दे दिया है, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे ज्यादा पैसे मिले जाएंगे क्योंकि वहां पर मुझे जो पैसे मिल रहे हो मेरी लेंथ ऑफ सर्विस, वो मेरी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उस बिलोंगिंगनेस के पैसे मिल रहे हैं. फिर इनकम वेरी करती है विद सेक्स एंड रेस. इसका क्या मतलब है? काला गोरा, मेल फीमेल, सही है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी ग्रुप्स होता है जो वुमेन के. उसके अलावा रिलीजन की बेसिस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है. जैसे कि भाई अगर मैं आपको बात करूं ना तो मेमन जो है ना, मेमन, मेमन ईमानदार बंदा होता है. हर बंदा जो है ना वो मेमन को उसकी मुंह मांगी रकम, उसकी जो पे वो मांग रहा होता है ना वो देते हैं क्योंकि वो ईमानदार है. फिर बॉस के साथ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, अगर आपकी सेटिंग है जो कि पाकिस्तान के अंदर होती है, तो भी आपकी ज्यादा पे होगी. फिर ब्लैक वाइट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो गोरे होते हैं ना इनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और ये जो ब्लैक पाकिस्तानी होते हैं ना इनको कम पैसे दिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि अपना वाला तो वैसे ही पैसे होते ही नहीं उसके पास, तो उसको जो पैसे दो उसमें काम कर लेता है. अच्छा, हमारी मेंटालिटी कुछ इस तरीके की हो चुकी है कि हम बोलते हैं यार अगर अभी मैं सीट पे फारिग बैठा हुआ ना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो अगर अगला बंदा बोल रहा है कि यार ये ये
पॉट को उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा। तो हम पता है क्या सोचेंगे, हालांकि इस काम के 5,000 रुपये बनते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार अभी तो मैं कुछ नहीं कमा रहा, तो ये 2,000 भी मिलने पकड़ लो। इससे इंसान की जो वर्थ है वो गिर जाती है। समझ रहे हो? ये भी एक मसला है। फिर इनकम लेबर मार्केट के हिसाब से भी वेरी करती है भाई। परफेक्ट लेबर मार्केट के अंदर तो प्रोडक्ट सेम है, लेबर की प्रोडक्टिविटी एबिलिटी सेम है, तो वहां पर तो सब वर्कर को सेम वेज मिलेगी। लेकिन अगर मैं इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो वहां पे प्रोडक्ट में यूएसपी होता है, वहां पे मोनोप्सनी होती है। तो वो जो है ना, वो वेज रेट ज्यादा पे ऑफ कर रही होती है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द लेबर मार्केट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिसइक्विलिब्रियम डिफरेंशियल्स के ऊपर। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट को कहते हैं, सही है? Disequilibrium differentials are brought about by circumstances such as growth of one industry and decline of other industry. The differentials themselves lead to reallocation of factors of production, and such reallocation in turn eliminates the differential. Suppose if the factor price increases in the air transport and declines in the rail transport, the airline industry's demand for factor increase while the railroad industry's demand for factor decrease. The differentials in factor prices cause a net movement of factors from railroad to airline industry, causing differential to reduce and eventually disappear. ये कह रहा है कि अगर एयर ट्रांसपोर्ट के फैक्टर की प्राइस बढ़ती है, तो और रेल ट्रांसपोर्ट के फैक्टर की प्राइस डिक्रीज होती है, तो इस वजह से जो एयरलाइन के डिमांड फॉर फैक्टर है, वो द एयरलाइंस डिमांड फॉर फैक्टर इंक्रीजेस, एयरलाइन के जो फैक्टर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और रेल रोड के जो इंडस्ट्री डिमांड ऑफ फॉर फैक्टर है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से नेट मूवमेंट होगी रेल रोड से एयरलाइन पे। भाई जब एयरलाइन की डिमांड बढ़ेगी, तो रेल रोड इंडस्ट्री से एयरलाइन की तरफ लोग शिफ्ट मारेंगे, जिसकी वजह से डिफरेंशियल रिड्यूस होगा और डिसअपेयर हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम डिफरेंशियल क्या होता है, सुनना। Equilibrium differentials persist mainly because of the intrinsic differences among labor because of difference of the non-monetary aspects of different occupation. They are also called compensating differential. For example, construction involves dirty hand, the hand of accidents, irregular employment. The banking job means a white shirt, pleasant air conditioned surrounding, and little fear of injury. Layoff things being equal, it is easy to see why workers would pick a deposit slip rather than a shovel. That's why contractors must have pay higher wages than banks paid to compensate for the unattractive non-monetary aspects of construction jobs. ये कह रहा है कि भाई एक बंदा है जो बैंक में काम कर रहा है, तो उसकी नौकरी बहुत सिक्योर है, उसको पे भी मिलेगी, उसको जॉब सिक्योरिटी, निकलने का डर नहीं है, उसको एसी शेसी मिल रहा है, उसकी जॉब एक वाइट कॉलर जॉब होगी, वो पैंट शर्ट पहन के आएगा, फुल किटिंग के अंदर आएगा। और एक बंदा है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी, उसके पास नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स नहीं होंगे। सही है? तो इस वजह से जो बैंकर है ना, उसके मुकाबले के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ज्यादा वेज पे करी जाती है, क्योंकि उनको कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता। और जो बैंकर है ना, उसकी भले वेज कम होगी, लेकिन उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो आई गेस मिजान बैंक के अंदर है या बैंक अल हबीब के अंदर है, वो वहां पर जॉब करता है। तो वहां पर जॉब करता है ना, तो उसको बैंक 0% मार्कअप पे गाड़ी देती है, और उसकी पैसों में से, उसकी जो इनकम है उसमें से पैसे कटते रहते हैं। उसके अलावा उसके बच्चे की पढ़ाई की फीस, उसका फ्यूल, उसकी हाउसिंग, उसकी मेडिसिन, उसकी इंश्योरेंस, ये सब बैंक्स पे ऑफ करती हैं। तो उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं उसको? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पैसों के अलावा भी दूसरे फायदे मिल रहे हैं। भाई ये सब चीजों के लिए भी तो उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना, तो ये इसको फ्री में मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इनकम एंड लेजर ट्रेड ऑफ। इसका क्या मतलब है? भाई देखो, दो चीजें, एक होता है इनकम और एक होता है लेजर। लेजर का मतलब होता है आराम करना। तो अब देखो, ये जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व फॉर लेबर है ना, कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इनकम लेजर ऑफ। लेजर इज अ टाइप ऑफ कंजम्पशन गुड विच इज नॉर्मल इन नेचर एंड कंज्यूमर्स कैन गेन यूटिलिटी फ्रॉम इट। भाई आराम करके इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये कहना चाह रहा है। एंड इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज डिमांड फॉर लेजर। इनकम बढ़ेगी तो इंसान आराम भी ज्यादा करना चाहता है। ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्राइस ऑफ लेजर इज द वेज एन इंडिविजुअल कैन अर्न। भाई अगर आप आराम करोगे, तो उस टाइम में आप पैसे कमा सकते हो। जैसे भाई मिसाल है, अगर मैं नींद कर रहा हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं अभी रात के 1 बजने में सोच रहा हूँ मैं 1 से लेकर 4 बजे तक सो जाऊंगा, तो जो टाइम मैं सोऊंगा ना, उस टाइम में अगर मैं 2-3 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा दूं, तो मैं कुछ पैसे कमा लूंगा थोड़े बहुत। तो आराम की, लेजर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल,
अ वर्कर हु अर्न्स $10 पर आवर फ्रॉम इनकम बाय स्पेंडिंग एक्स्ट्रा 1 आवर ऑन लेजर, ये कह रहा है अगर 1 घंटा वो आराम करेगा, आराम करता है, तो वो $10 पर घंटा कमा सकता है अगर वो आराम नहीं करे तो। अगर वो 1 घंटा आराम कम करे और वही 1 घंटा जो एक्स्ट्रा है जिसमें वो आराम कर रहा है, अगर वो उसी की जगह काम कर ले तो उसको ज्यादा इनकम मिल जाएगी। तो इनकम और लेजर, आराम के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। अगर आप लेजर को बढ़ाओगे, आराम ज्यादा करोगे, तो आपकी इनकम कम होगी। अगर आप इनकम बढ़ाओगे तो आपका लेजर, आपका आराम कम होगा। सही है। ये शो करा गया है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। The changes in relative price has both income and substitution effect. The substitution effects leads the individual to earn more income and less of more expensive leisure. ये कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से इंसान बहुत ज्यादा इनकम कमाता है और लेजर पे टाइम कम लगाता है। बट आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, जब एक इंसान एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पे पहुंच जाता है, जब उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तो फिर अ फर्दर इंक्रीज इन वेज रेट में परसुएट द लेबर टू एंजॉय ग्रेटर इनकम एंड अ ग्रेटर लेजर टाइम, ऑल्सो कॉल्ड द इनकम इफेक्ट ऑफ द वेज इंक्रीज, एंड इज अचीव व्हेन द इंक्रीज इन वेज रेट leads to a fall in the number of hours, provided that the rise in wage rate is proportionally greater than the reduction in number of hours worked. ये कह रहा है एक वक्त आता है जब इंसान की इनकम बढ़ जाती है और वो उतने ही आवर्स या उससे कम आवर्स में ज्यादा इनकम कमा रहा होता है। तो जो उसके आवर्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, जो उसके आवर्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो अपना टाइम लेजर पे लगाता है, जैसे कि आराम करने में लगा। जैसे एक टीचर है, उससे मेरी आज बात हुई थी। मैंने उसको बोला और सर क्या हाल है, ठीक है मजे में। उसने बोला भाई तुम्हारा भाई ऑनलाइन पढ़ाता है सुकून से, मैंने फिजिकल पढ़ाना छोड़ दिया है। उस टीचर ने बोला आप लेबर मार्केट में कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो ना, एक सेकेंड ना। अच्छा, तो खैर मैं आपको बता रहा था। तो वो बता रहे थे कि यार मैंने ना इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब मुझे है ना और पैसे कमाने का शौक ही नहीं रहा, मेरा वो शौक खत्म हो चुका है। तो मैंने उनसे बोला यार आपके हिसाब से एक इंसान कितने पैसे कमाए तो वो खुश रहेगा। बोला ये तो ऐसा सवाल है कि कभी भी नहीं हो सकता। मतलब तुम अगर लाख कमाते हो तो तुम्हें 2 लाख चाहिए, तुम 2 लाख कमाओगे तुम बोलोगे 4 लाख, इसलिए क्योंकि तुम्हारी इनकम के साथ साथ तुम्हारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, तुम्हारे शशके भी बढ़ जाते हैं भाई। सही है ना भाई। तो वो यही कह रहा था कि एक वक्त आता है जब तुम इतनी इनकम कमा लोगे जितनी तुमने सोची है ना, उसके बाद फिर तुम बोलोगे यार मैं ये कर क्या रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में थिंकिंग आएगी कि व्हाट्स द यूज ऑफ दिस मनी। तुम फिर बोलोगे यार कि अब मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ तो मैं आराम भी तो करूँ, मैं खर्च भी तो करूँ, तो फिर तुम लेजर टाइम की तरफ जाओगे। तो जब एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान की इनकम बढ़ जाती है और वो उतने ही नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में या फिर उससे कम वर्किंग आवर्स में सेम इनकम जो उसने सोची वो कमा रहा है, तो फिर इंसान लेजर टाइम की तरफ जा रहा होता है, जो कि बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व से रिप्रेजेंट करा गया है। तो आप देखें, ये $10 कमा रहा था 10 घंटे काम करके, तो टोटल $100 कमा रहा था। अब ये 20 रुपए कमा रहा है, अब ये 20 रुपए कमा रहा है 14 घंटे काम करके। 20 रुपए कमा रहा है 14 घंटे काम करके। तो कितने कितने कर रहा है, ये कितने घंटे काम कर रहा है। ये $280 कमा रहा है। और ये जो जेड है ना, ये 30 रुपए कमाता है 12 घंटे काम करके, तो ये कितने कमा रहा है 360। ये कितने कमा रहा है 360। ये कितने कमा रहा है 360। तो मुझे बताओ यार, वो 10 घंटे काम करके $100 कमाता है, वो 12 घंटे काम करके, बारह बारह घंटे काम करके 20 रुपए के हिसाब से $280 कमाता है। ये 14 घंटे काम करके, 14 घंटे काम करता है 20 रुपए के वेज पे 280 कमाता है। और ये जो जेड है, ये 12 घंटे काम करता है $30 की वेज पे 360 कमाता है। तो मुझे एक बात बताओ ना, इसमें सबसे होशियार बंदा कौन है। इसमें सबसे होशियार बंदा कौन है, जेड। जेड क्या कर रहा है, जेड कम आवर्स काम करता है और ज्यादा वेज पे काम करता है। तो जेड कितने कमा रहा है 360। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे, अब आप इधर देखना, अब आप इधर देखो, ये नंबर ऑफ आवर्स लिखा हुआ है और ये वेज रेट लिखा हुआ है। तो आप देखो जैसे जैसे, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ती जा रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, इनकम इफेक्ट कम है। और जैसे जैसे वेज रेट बढ़ती जा रही है तो नंबर ऑफ आवर कम हो रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम है, इनकम इफेक्ट से। इसका मतलब है कि इंसान लेजर की तरफ ज्यादा 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 अपना टाइम प्रेफर कर रहा है। देखो जब नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं ना, इसका मतलब है उसकी इनकम बढ़ रही है और वो अपना जो बचा हुआ टाइम है, जो उसका टाइम बच रहा है, वो लेजर की तरफ आराम करने पे स्पेंड कर रहा है। ठीक है। इसके बाद एक चीज है जिसका नाम है इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग। छोटी सी चीजें बता देता हूँ। ट्रांसफर अर्निंग वो मिनिमम अमाउंट है जिसके ऊपर आप एक जॉब को
कर लोगे। जैसे मिसाल है, मैंने सोचा था यार मैं 10,000 रुपये में काम कर लूंगा, अगर मुझे एक बंदा 12,000 रुपये में 12,000 रुपये ऑफर कर रहा है ना, मेरी 12,000 मुझसे डीलिंग हो गई, तो 10,000 रुपये जो इसमें है ना, 10,000 रुपये जो इसमें थे ना जिसपे मैं ये जॉब कर लेता, वो थी मेरी मिनिमम अमाउंट। तो व्हाट इज ट्रांसफर अर्निंग? इट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय वर्कर टू टेक अप अ पर्टिकुलर जॉब। सर ट्रांसफर अर्निंग वो मिनिमम अमाउंट है जिसके ऊपर एक बंदा एक जॉब को टेक काम करने के लिए रेडी होगा। अब वो जो 2,000 एक्स्ट्रा मिले थे ना, मेरी तो बात 12,000 रुपये में हुई थी। तो ये जो 12,000 है ना, ये मेरा इकोनॉमिक रेंट है। तो इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? प्रीमियम अमाउंट अबव द मिनिमम लेवल। जो आपने सोचा है कि मैं इतने पैसों पे काम करूंगा, उससे ऊपर अगर आपको पैसे मिल जाए तो वो है आपका इकोनॉमिक रेंट। तो मिसाल है, मैंने सोचा था मैं 15,000 रुपये में जॉब करूंगा, और मेरी जो एम्प्लॉयर से बात हो गई वो 23,000 में हो गई। तो ये 15,000 मेरा क्या होगा? ये 15,000 मेरी ट्रांसफर एंडिंग होगी। और जो इसके दरमियान गैप होगा, जो कि है आई गेस 8,000 का, वो मेरी क्या होगी? वो मेरी इकोनॉमिक रेंट है, वो मेरी प्रीमियम अमाउंट है। वो मेरी क्या है? वो मेरी प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है, समझ आया द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर अर्निंग एंड इकोनॉमिक रेंट? तो ट्रांसफर अर्निंग वो मिनिमम अमाउंट है जो वर्कर को एक जॉब करने के लिए रिक्वायर होती है। इकोनॉमिक रेंट प्रीमियम अमाउंट है, जो कि बंदा जो सोचा है उससे ऊपर की जो एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है वो उसकी इकोनॉमिक रेंट है, उसकी प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफर अर्निंग क्या है, इकोनॉमिक रेंट क्या है। अब आप देखो, वेज दो चीज़ों को मिला के बनी है, इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग को। इकोनॉमिक रेंट मिसाल ले लो 6,000 है, और ट्रांसफर अर्निंग 4,000 है, तो टोटल वेज हो गई आपकी 10,000। अब सुनो इधर, ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। देखो याद रखना, सप्लाई कर्व के ऊपर और वेज रेट के नीचे, सप्लाई कर्व के ऊपर और वेज रेट के नीचे जो एरिया है वो है इकोनॉमिक रेंट, और सप्लाई कर्व के नीचे और वेज रेट के नीचे जो एरिया है वो है ट्रांसफर अर्निंग। बस ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है। सर व्हाट इज ट्रांसफर अर्निंग? ट्रांसफर अर्निंग इज द मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू टेक अप अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रांसफर अर्निंग इज द एरिया बिलो सप्लाई कर्व एंड बिलो द वेज रेट, वेज लेवल। What is economic rent? Economic rent is the premium amount above the minimum amount to take up a particular job. Economic rent is the area above the supply curve and below the wage level. ठीक है, अब आप ये पढ़ लें प्लीज, मैं आपको पढ़ देता हूँ। The total income of a factor of production is made up of its economic rent and transfer earning and the wage of an individual, which is the sum of economic rent and transfer earning। मतलब इसने वेज का फॉर्मूला लिख दिया पहले पैराग्राफ में। इसने क्या बोला? वेज दो चीजों को मिला के बनी है, ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट। Economic rent is the income received by the owner of a factor and above the minimum amount required to take up a particular job. The concept of economic rent is similar to the concept of producer surplus. The economic rent is price a person receives for the use of factor minus the minimum price at which a given quantity of factor is willingly supplied. ये कह रहा है भाई, इकोनॉमिक रेंट प्रीमियम अमाउंट होती है जो आप एक जॉब को काम करने के लिए आप जो पैसे इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो आपके इकोनॉमिक रेंट है। और ये कह रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता था? द डिफरेंस बिटवीन प्राइस यू आर विलिंग यू आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस यू आर एक्चुअली पेइंग एंड द मिनिमम प्राइस यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। तो ये जो मिनिमम प्राइस रेडी टू एक्सेप्ट होती थी ना, ये है आपका ट्रांसफर अर्निंग, और ये जो आप एक्चुअल प्राइस पे कर रहे हो, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपका इकोनॉमिक रेंट है, दैट इज सेम एज द प्रोड्यूसर सरप्लस। थर्ड पैराग्राफ कह रहा है द पोर्शन ऑफ फैक्टर इनकम कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट्स डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर व्हेन द सप्लाई ऑफ अ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक इट्स एंटायर इनकम इज इकोनॉमिक रेंट। ये कह रहा है कि भाई जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो आपकी जो सारी की सारी वेज है वो इकोनॉमिक रेंट है। सीधी बात है। और ये कह रहा है कि जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो कुछ भी इकोनॉमिक रेंट नहीं है, सारा का सारा ट्रांसफर अर्निंग है। ट्रांसफर अर्निंग इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेक अप अ पर्टिकुलर जॉब। ओके, क्लियर? अच्छा जी, देखिए ये हमने सबसे पहले लेबर मार्केट में डिमांड फॉर लेबर करा था। उसके बाद हमने एमआरपी करा था, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर। ठीक है, एमआरपी थ्योरी करी थी, सही, हमने अपनी सीक्वेंस से करी थी, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। डिमांड फॉर लेबर इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, सही है। फिर इसके बाद हमने करा था सप्लाई ऑफ लेबर। इसके बाद हमने अभी करा इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर। तो आप देखें इसमें लिखा हुआ है विद हाई वेज रेट्स इंडिविजुअल वर्क लेस एंड हैव मोर लेजर। ठीक है, आप देखें जब हाई वेज रेट होगा तो इंडिविजुअल काम कम करेगा और आराम ज़्यादा करेगा। लेजर इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वर्क एज दी वेज रेट इंक्रीज। ये कह रहा है जब वेज रेट बढ़ेगा तो फिर इंसान अपना अपना वक्त काम से हटाकर, वर्क से हटाकर लेजर की तरफ सब्सटीट्यूट करता है, जो कि इसने बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, फिर इसने बोला लेबर सप्लाई टू अ फर्म और इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व हमने सीखा था इम्परफेक्ट में।
फिर इसके बाद ये कह रहा है क्या कहते हैं वेज डिटर्मिनेशन। इसने बोला वेज डिटर्मिनेशन क्या है, जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर इक्वल, ये भी पढ़ा है भाई। फिर हमने रीजंस पढ़े थे, इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर, इंक्रीज इन सप्लाई फॉर लेबर। भाई लेबर की डिमांड बढ़ेगी क्यों, लेबर की सप्लाई क्यों बढ़ेगी। फिर इसने बोला वेज डिटर्मिनेशन का इफेक्ट ट्रेड यूनियन पे क्या है, ट्रेड यूनियन का काम क्या है, ये लिखा हुआ है वर्किंग कंडीशन बनाना, मिनिमम वेज। सही है, वो बताया था आपको। फिर ये आ गया डिसइक्विलिब्रियम, सही है, डिसइक्विलिब्रियम आ गया, सही है। फिर इसके बाद इसने बताया कि भाई मोनोप्सनी क्या होती है, मोनोप्सनी डोमिनेंट सिंगल बायर ऑफ लेबर होती है, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर पे आया ये। फिर ये वेज डिफरेंशियल्स के ऊपर आया, अभी आपको बताया सारे पॉइंट्स। फिर ट्रांसफर अर्निंग इकोनॉमिक रेंट पे आया, सही है, ये भी बता दिया आपको। सही है, इकोनॉमिक रेंट एरिया होता है अबव द सप्लाई कर्व बिलो द वेज, ट्रांसफर अर्निंग इज एरिया बिलो द सप्लाई कर्व एंड बिलो द वेज रेट। सही है। फिर आपको इसके बाद हमने बताया, खत्म हो गया चैप्टर, बस दैट्स इट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।